प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह आदर्श प्रश्न पत्र जैक बोर्ड परीक्षा अथवा सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन या द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-2022 के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि यह आदर्श प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर अथवा आदर्श प्रश्न पत्र का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने सेट 1 के वीडियो में आपको बताया था कि यह आदर्श प्रश्न पत्र 40 अंकों के लिए है। साथ ही इसके लिए आपको निर्धारित 1.5 घंटा का समय मिलेगा और इस आदर्श प्रश्न पत्र में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए निर्देश को। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। अर्थात आप 5 प्रश्न लिखेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। इस प्रकार से अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपको कुल 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न हैं। इनमें से भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कुल 7 प्रश्न दिए हुए रहेंगे और यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो इसमें आपको 15 अंक मिलेगा। 15 और 10 25। अब प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। यहाँ कुल प्रश्न रहेंगे 5, लेकिन आपको उत्तर लिखना है 3 का और एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 15 यहाँ भी। तो इस प्रकार से कुल 40 अंकों का प्रश्न रहेगा। अब देखिए प्रश्न के पैटर्न को। खंड को अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें निर्देश दिया गया है केषांचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न, केन समः बंधु नास्ति। किसके समान बंधु नहीं है। इसका उत्तर होगा उद्यमेन समः बंधु नास्ति। उद्यम अथवा परिश्रम के समान बंधु नहीं है। दूसरा प्रश्न, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हम लोगों के द्वारा कैसा वृक्ष सेवितव्य है, सेवन करने योग्य है। इसका उत्तर होगा अस्माभिः फल छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। हम लोगों के द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष सेवितव्य है, सेवनीय है। तीसरा प्रश्न, अन्ते सर्वे पशु पक्षिणः मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंत में सभी पशु पक्षी मिलकर किसका राज्याभिषेक करने के लिए तत्पर होते हैं या तैयार होते हैं। इसका उत्तर होगा अन्ते सर्वे पशु पक्षिणः मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति।
अंत में सभी पशु पक्षी मिलकर उल्लू का राज्याभिषेक करने के लिए तत्पर अथवा तैयार होते हैं। अगला प्रश्न, कह वराकान मीनान अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति। कौन बेचारे मछलियों को पकड़कर निर्दयता पूर्वक भक्षण करता है? इसका उत्तर होगा बकः वराकान मीनान अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति। बगुला बेचारी मछलियों को पकड़कर निर्दयता पूर्वक भक्षण करता है। अगला प्रश्न, प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः। प्राण से भी बढ़कर कौन रक्षणीय है, अर्थात प्राण से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए? इसका उत्तर होगा प्राणेभ्यो अपि सदाचारः रक्षणीयः। प्राण से भी बढ़कर अपने सदाचार, अपने अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। आचरण कहते हैं कैरेक्टर को। अपने आचरण की रक्षा, या यूं कहें कि अपने अच्छे आचरण की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। अगला प्रश्न, आत्मनः श्रेयः इच्छन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर होगा आत्मनः श्रेयः इच्छन नरः परेभ्यः अहितम कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को दूसरों के लिए कभी भी अहित कर्म नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, कस्य प्रसादेन चंदनदासस्य वाणिज्या अखंडिता। किसकी कृपा से चंदनदास का व्यापार या वाणिज्य अखंडित था? इसका उत्तर होगा चाणक्यस्य प्रसादेन चंदनदासस्य वाणिज्या अखंडिता। चाणक्य की कृपा से चंदनदास का वाणिज्य अखंडित था। अब अगला खंड है खंड ख, लघुत्तरीय प्रश्नाः। इसमें निर्देश है केषांचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। 3-3 अंक है प्रत्येक प्रश्न के लिए। देखिए 8वां प्रश्न और इस लघुत्तरीय का पहला प्रश्न, संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। संधि अथवा संधि विच्छेद करें। शरत जोड़ चंद्र। इसका उत्तर होगा शरत चंद्र। तो का च हो जाता है, तो हलंत्य है, आधा तो आधा च हो गया और बाद वाले च से मिल गया, बन गया शरत चंद्र। कह जोड़ अपि, इसका होगा कोपि। उसके बाद है विद्यालय, इसका होगा विद्या जोड़ आलय। 9वां प्रश्न है समास विग्रहम समस्त पदम लिखत। समास विग्रह अथवा समस्त पद लिखें। वाची पटु, इसका होगा वाक पटु। नो हितम, इसका होगा अहितम। उसके बाद महान आत्मा यस्य सह, इसका होगा महात्मा। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम अथवा समानार्थक पदम लिखत। नीचे लिखे गए पदों के पर्याय पद अर्थात पर्यायवाची पद या समानार्थक पद, समान अर्थ वाले पद लिखें। पर्याय और समानार्थक एक ही चीज होता है। देखिए शत्रु, शत्रु कहते हैं दुश्मन को, तो इसका पर्याय पद होगा रिपुः या अरि। अरि का भी अर्थ होता है शत्रु, रिपु का भी होता है शत्रु। यहां मैं 2 लिख दिया हूं। कोई जरूरी नहीं है कि आप परीक्षा में 2 लिखें, आप 1 भी लिखेंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। 2 यहां मैं इसलिए लिख दिया हूं, आपको जो सुविधा हो, जो आसान लगे याद करने में, आप उसे लिखेंगे। मित्रम, सखा या सुहृद। अश्वः, अश्वः कहते हैं घोड़ा को, तो घोटकः या तुरगः। और भी कई पर्याय होते हैं इसके,
तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो लिख दिया आप वही लिखें, आप दूसरा भी लिख सकते हैं, किंतु यदि सही रहा आपको पूरा अंक मिलेगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद लिखें। प्रातः कालः, प्रातः कालः का विलोम पद होगा सायंकालः। उसके बाद है धनिकः, धनिकः कहते हैं धनवान को, तो इसका होगा निर्धनः। उसके बाद है मूर्खः, मूर्खः का होगा विद्वान। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। आर्यस्य प्रसादेन में वनिज्या अखंडिता। इसमें रेखांकित पद है आर्यस्य, इसमें षष्ठी एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे किम शब्द रूप पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन में होता है कस्य, तो यहां वही हुआ कस्य। उसके बाद वाक्य को उतार देंगे, कस्य प्रसादेन में वनिज्या अखंडिता, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। उसके बाद है तृणानाम अग्निना सह विरोधो भवति। तो तृणानाम षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है तृणानाम में, यहां होगा केशाम। किम शब्द रूप पुल्लिंग के षष्ठी बहुवचन में होता है केशाम, तो केशाम अग्निना सह विरोधो भवति, और जैसा कि मैंने कहा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है शिक्षकः छात्रान पाठयति। यहाँ रेखांकित पद है छात्रान, जिसमें द्वितीय बहुवचन का प्रयोग है। किम शब्द रूप पुल्लिंग के द्वितीय बहुवचन में होता है कान, तो प्रश्न बनेगा शिक्षकः कान पाठयति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। 13वां प्रश्न, निर्देशानुसारम लिखत। निर्देश के अनुसार लिखें, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग निर्देश है, जिसका जैसा निर्देश है वैसा आपको उत्तर लिखना है। देखिए, अखंडिता में वनिज्या अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। अखंडिता में वनिज्या, इसमें क्रियापद क्या है? क्रिया कहते हैं वर्ब को, जिससे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं, तो अखंडिता होगा इसमें। उसके बाद है चतुरः नरः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। यहां विशेष्य पद पूछ रहा है, ध्यान देंगे, विशेषण नहीं पूछ रहा है, विशेष्य पद। विशेष्य पद होगा नरः। उसके बाद है गृहम गच्छन बालकः क्रीडति। घर जाता हुआ लड़का खेलता है, या घर जाते हुए लड़का खेलता है। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम। कर्तृपदम अर्थात कर्ता, या अंग्रेजी में जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं, तो यहां कर्तृपद होगा बालकः। 14वां प्रश्न, प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य लिखत। प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या अलग करके लिखें। हसी तुम, इसमें हस जोड़ तुमुन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हस धातु तुमुन प्रत्यय। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, इसका होगा आगत्य या आगम्य। उसके बाद क्री जोड़ कत्वा, क्रीत्वा। देखिए, क्री एक होता है नीचे री, उस क्री का अर्थ होता है करना। यहां है दीर्घ ई की मात्रा क्र में, इस क्री का अर्थ होता है खरीदना, तो यहां क्रीत्वा का अर्थ हो गया खरीद कर। अगला खंड, खंड ग, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निर्देश दिया है केशांचित प्रश्न त्रयानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। एक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको दिया जाएगा, और इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 अंक के लिए हैं। देखिए, भवान आशुतोष, आप आशुतोष हैं, अर्थात आपका नाम आशुतोष है। भवतः मित्राय रक्तदान शिविर विषयकम लिखितम इदम पत्रम मंजुषायाम प्रदत्त शब्द सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयित्वा
उत्तर पुस्तिकायाम पुनः लिखतु, कि आप आशुतोष हैं, आप अपने मित्र के लिए रक्तदान शिविर विषयक लिखे गए इस पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करके अपनी उत्तर पुस्तिका में अर्थात कॉपी में फिर से लिखें। मंजूषा के शब्द हैं दृष्टवा, जिसका अर्थ होता है देखकर, रक्तदानम ब्लड डोनेशन रक्तदान, सर्वम कुशलम अर्थात सब कुछ कुशल है, सब सही है, सब ठीक है, आशुतोष नाम है, अयच्छत दिया या दिए, प्राचार्य प्रिंसिपल को कहते हैं, सप्रेम नमः प्रेम के साथ नमस्कार प्रणाम, रक्तदान शिविरस्य ब्लड डोनेशन कैंप का, रक्तदान शिविर का, कार्य में, काम में, और पितृभ्याम। तो ये मंजूषा के शब्द थे। अब पत्र को देखिए। सबसे पहले दाहिनी ओर यहां आप देख रहे हैं लिखा हुआ है देवघर नगरात, अर्थात ये पत्र देवघर नगर से लिखा जा रहा है। दिनांक में खाली स्थान है। वैसे दिनांक या डेट मंजूषा में दिया हुआ नहीं है, तो आप जिस दिन परीक्षा देंगे उस दिन का डेट या कोई भी डेट आप इसमें भर सकते हैं। मैं यहाँ 20 मार्च का डेट दे रखा हूँ, 20/3/2022। अब देखिए पत्र को। प्रिय मित्र अनुराग, कि प्रिय मित्र अनुराग, अब यहाँ भराएगा सप्रेम नमः, प्रेम के साथ नमस्कार या प्रणाम। अत्र इसमें होगा सर्वम कुशलम, यहाँ सब कुशल है, अस्ति। ह्यः अस्माकं विद्यालयेन, यह कहते हैं बीता हुआ कल, जो कल बीत गया, यस्टरडे। कल हमारे विद्यालय के द्वारा रक्तदान शिविरस्य, 3 नंबर में भराएगा रक्तदान शिविरस्य आयोजनम कृतम। कल हमारे विद्यालय के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अस्माकम हमारे, यहाँ होगा प्राचार्य, हमारे प्राचार्य, प्रथमम स्वरक्तम पहले अपना रक्त अपना खून, अयच्छत दिए। छात्रानाम उत्साहम छात्रों का उत्साह, यहाँ होगा दृष्टवा, 6 नंबर में दृष्टवा, छात्रों का उत्साह देखकर, मयापि मेरे द्वारा भी, रक्तदानम कृतम रक्तदान किया गया, 7 नंबर में रक्तदानम। आशास्ति आशा है, उम्मीद है, यत भवान अपि कि आप भी, अस्मिन इस, 8 नंबर में होगा कार्य, आप भी इस कार्य में, योगदानम करिष्यति योगदान करेंगे। शेषम कुशलम विद्यते, शेष कुशल है। और 9 नंबर में होगा पितृभ्याम नमः, पिताजी को प्रणाम। भवतः मित्रम आपका मित्र, आशुतोष। तो बड़ा आसान पत्र था और मंजूषा के शब्द भी बहुत सरल थे। मंजूषा के शब्दों का अर्थ समझकर सही स्थान पर मैंने लगाकर पत्र आपको करा दिया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत आसान लगा होगा। आइए 16वें प्रश्न पर। अधो दत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया 5 संस्कृत वाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत के वाक्य लिखें। चित्र देखकर और मंजूषा की शब्दों की सहायता से आपको 5 वाक्य लिखना है, चित्र पर आधारित। देखिए पहला शब्द है दरदुराह। दरदुर कहते हैं मेढक को, फ्रॉग को। वर्षा ऋतोह, वर्षा ऋतु का। मेघाच्छन्नम अर्थात मेघ से ढका हुआ। करगद नौका, कागज का नाव। बालकाह, बच्चे या लड़के। आतपत्रम, छाता को कहते हैं, अम्ब्रेला को। आकाश, आकाश। गृहीत्वा, लेकर। पादपाह, पेड़ पौधे को कहते हैं। हरिताह, हरे भरे। अब देखिए चित्र को, आप देख रहे हैं चित्र में एक लड़का और एक लड़की छाता लेकर बाहर आए हैं। वर्षा ऋतु का चित्र है, पेड़ पौधा है, 2 बच्चे नाव से खेल रहे हैं।
पानी में नाव को तैरा रहे हैं, बगल में एक मेढक है। तो कुल मिलाकर यह वर्षा ऋतु का चित्र है। इधर देख रहे हैं बादल को दिखाया गया है, बिजली को कड़कने का चित्र है। तो इस पर अर्थात वर्षा ऋतु पर आधारित आपको 5 वाक्य शुद्ध शुद्ध लिखना है। तो देखिए पहला वाक्य, इदम वर्षा ऋतोः या वर्षा कालस्य, जो लिखें, चित्रम अस्ति, यह वर्षा ऋतु का या वर्षा काल का चित्र है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चित्र वर्णनम में आपको प्रथम पंक्ति में ही ऐसा लिखना चाहिए जिससे पता चल जाए कि आप चित्र की पहचान कर चुके हैं, यह चित्र किस चीज का है। दूसरा वाक्य, आकाशः मेघाच्छन्नम अस्ति, आकाश मेघ से ढका हुआ है। तीसरा वाक्य, बालकाः वर्षा जले करगद नौकाम तारयन्ति, लड़के वर्षा के पानी में कागज के नाव को तैरा रहे हैं। या यदि यह वाक्य आपको कठिन लग रहा है तो इसी को दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, बालकाः वर्षा जले करगद नौकया क्रीडन्ति, लड़के वर्षा के जल में कागज के नाव से खेलते हैं। तो बच्चे कागज के नाव से खेलते हैं या कागज के नाव को तैराते हैं, जो लिखेंगे दोनों ही सही है। उसके बाद, बालः बाला च आतपत्रम नीत्वा गृहात् बहिः आगच्छतः, लड़का और लड़की छाता को लेकर घर से बाहर आते हैं। चित्र में आपने देखा कि एक बच्चा और एक बच्ची या एक लड़का एक लड़की छाता को लेकर बाहर खड़े हैं। उसके बाद, वर्षा काले पादपा हरिता भवन्ति, वर्षा काल में पौधे हरे भरे होते हैं। या फिर वर्षा काले सर्वत्र हरितिमाः भवन्ति, वर्षा काल में सभी जगह हरियाली होती है। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, आपको सिर्फ 5 वाक्य लिखना है। मैं यहाँ 1-2 वाक्य अधिक इसलिए लिख दिया कि आपको इनमें से जो वाक्य पसंद आए आप उसे लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वाक्य लिखा वही सही है और आपको वही लिखना होगा। आप अपनी मर्जी से जो भी वाक्य बनाएं, किंतु ध्यान रखें वह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए और चित्र पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने देखा वर्षा ऋतु का चित्र है और आप विद्यालय पर वर्णन करने लगे, पुस्तकालय पर लिखने लगे, तो वैसी परिस्थिति में आपको अंक नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पे आपका वाक्य चित्र पर आधारित होना चाहिए और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। मंजूषा के शब्दों को कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक शब्दों का आप प्रयोग करें। मंजूषा के शब्दों में आप विभक्ति वचन परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। अधोलिखितम संवादम मंजूषा प्रदत्त पंक्ति सहायतया पूरयत, नीचे लिखे गए संवाद को मंजूषा में दिए गए पंक्ति की सहायता से पूरा करें। मंजूषा में देखिए कुछ पंक्तियां हैं। इदानीम तु औषधम प्रयच्छतु, इस समय आप औषधि दें, दवाई दें। इतः परम कदापि अति भोजनम न करिष्ये, इसके बाद कभी अत्यधिक भोजन नहीं करूँगा। भोजने किम स्वीकुर्याम, भोजन में क्या करेंगे या क्या लेंगे। अत्रैव मम उदरे, यही मेरे पेट में। फिर है महती वेदना अस्ति, बहुत अधिक दर्द है। उसके बाद है यह एकस्मिन विवाह भोजम गत्वा बहुनी मिष्टान्नानि खादितवान, कल एक विवाह भोज में जाकर बहुत सारी मिठाइयों को खाया। तो ये सारे मंजूषा के वाक्य थे। अब देखिए संवाद को, तब स्पष्ट होगा। वैद्य, यहाँ वैद्य और रोगी के बीच में बातचीत है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। डॉक्टर बोलते हैं वैद्य, कथय वत्स किम कष्टम अस्ति, कहो वत्स क्या कष्ट है। तो रोगी कहता है, भो वैद्यराज, ए वैद्यराज, महती वेदना अस्ति, बहुत दर्द है। वैद्य पूछते हैं, कुत्र वेदना अस्ति, कहाँ दर्द है। तो रोगी रुग्ण आमाशयम स्पृशन, अपने पेट को स्पर्श करते हुए छूते हुए बोलता है, अत्रैव मम उदरे,
यहीं मेरे पेट में। तो 1 नंबर में भराया महती वेदना अस्ति, क्योंकि पूछ रहा है कि क्या कष्ट है, तो ये बोला महती वेदना अस्ति। फिर यहाँ 2 नंबर में भराया अत्रैव मम उदरे, यहीं मेरे पेट में। अब देखिए वैद्य पूछ रहे हैं यह किम किम भक्षितम आसीत, कल क्या क्या खाए थे, तो निश्चित तौर पे ये जवाब देगा कि कल मैं क्या खाया। तो यहाँ होगा यह एकस्मिन विवाह भोजम गत्वा बहुनी मिष्टान्नानि खादितवान, कल एक विवाह भोज में, एक शादी की पार्टी में जाकर बहुत सारी मिठाइयों को खाया था। अब वैद्य कहते हैं पश्यतु क्षुधानुसारम एव भक्षणीयम, देखो भूख के अनुसार ही खाना चाहिए। अति भोजनम सर्वथा रोग जनकम एव, अत्यधिक भोजन रोग को उत्पन्न करता है। अब बीमार कहता है रोगी, यहां भराएगा इदानीम तु औषधम प्रयच्छतु, इस समय आप दवाई दे दें। इतः परम कदापि अति भोजनम न करिष्ये, इसके बाद में कभी अत्यधिक भोजन नहीं करूंगा। वैद्य कहते हैं एताः चतस्रः गोलिकाः स्वीकरोतु, ये 4 गोलियां लो। उष्ण जलेन एका एका गोलिका प्रातः सायं सेवनीया, गर्म पानी के साथ एक एक गोली सुबह शाम लेना है। अब यहां भराएगा 5 नंबर में कि भोजने किम स्वीकुर्याम, रोगी पूछता है भोजन में क्या लेंगे, तो वैद्य कहते हैं नौ किमपि, कुछ भी नहीं, केवलम दुग्धम, सिर्फ दूध। उष्ण जलमेव चौपातव्यम, गर्म पानी ही पीना है आपको। महर्षि चरकः कथयति, महर्षि चरक कहते हैं जीर्णेन अस्नियात। तो उसके बाद रोगी कहता है यथा आदिशति तथा करिष्ये, जैसा आप आदेश देते हैं वैसा ही किया जाएगा। तो ये था संवाद, बड़ा अच्छा था चिकित्सक और रोगी के बीच में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, आसानी से समझ में आया होगा। देखिए 18वां प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानाम स्थाने समय सूचक संस्कृत पदानि लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों में अंकों के स्थान पर समय सूचक संस्कृत पदों को लिखें। यहां अंक लिखा हुआ है, अंक में समय बताया गया है, कितना बज रहा है, कितना समय हो रहा है, उसके स्थान पर संस्कृत में आपको लिखना है कि उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। देखिए वाक्य को, मोहनः प्रातः 6 बजे लिखा हुआ है, वादने उत्तिष्ठति, तो 6 बजे को संस्कृत में लिखते हैं षट या षड। देखिए पहले षड लिखा हुआ है, स्लैश देके है षट, और वादने तो लिखा हुआ है ही, तो आप यहाँ रिक्त स्थान में या तो षड लिखेंगे या षट, दोनों ही सही है। उसके बाद सह 6:15, वादने प्रातः भ्रमणाय गच्छति, यहाँ होगा 6:15 का सपाद षड या सपाद षट। सपाद 15 मिनट अधिक के लिए होता है और 6 के लिए षट या षड। उसके बाद सह 8:30, वादने प्रातराशम करोति, वह 8:30 बजे नाश्ता करता है, तो 8:30 का होता है सार्ध अष्ट। उसके बाद सह 9:45, वादने कार्यालयम गच्छति, वह 9:45 या 9:45 बजे ऑफिस जाता है, कार्यालय जाता है। तो देखिए 9:45 वाला जो ये होता है 45 मिनट वाला, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें आप देखिएगा समय किसके करीब है, तो आप देख पा रहे हैं कि समय 9 से 45 मिनट आगे है, जबकि 10 से 15 मिनट पीछे। तो समय जिसके करीब हो उसकी संख्या इसमें लिखी जाती है। और वैसे भी हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 9:45 को 9:45, 9:45 नहीं 9:45। तो यहां हो गया पादोन 10, पादोन 9 नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो पादोन 10। और उसके बाद सह सायं 5:30 बजे का है, 5:30, वादने गृहम आगच्छति, तो सार्ध पंच। यह भी बहुत आसान था। 19वां प्रश्न, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत,
नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यह अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनिए। एकस्मिन् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्। एक वन में एक विशाल वृक्ष था। तस्मिन् बहवः खगाः वसन्ति स्म। उसमें बहुत सारी पक्षियां रहते थे, बहुत सारी चिड़ियां रहते थे। एकदा ते अतीव बुभुक्षिताः आसन्। एक दिन वे सभी बहुत भूखे थे। अतः भोजनम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमन्ति स्म। इसलिए भोजन को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। ते दूरम दूरम गच्छन्ति स्म। वे सभी दूर दूर तक जा रहे थे। अन्ते च एकस्मिन् क्षेत्रे तंडुल कनान अपश्यन्। अंत में एक खेत में या एक मैदान में उन लोगों ने चावल के कणों को देखा। ते तत्र गत्वा प्रसन्नतया तंडुलान खादन्ति स्म। वे वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक चावल के कणों को या चावलों को खा रहे थे। परंतु जालेन बद्धा अभवन, लेकिन जाल में बंध चुके थे, जाल में फंस चुके थे। अधुना किम करणीयम, अब क्या करना चाहिए। इति चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, ते सर्वे जालेन सह एव एकम स्वमित्रम उपागच्छन्। ऐसा सोचकर वे सभी जाल के साथ अपने एक मित्र के पास गए। अर्थात सभी पक्षी जाल के साथ उड़ चले और अपने एक मित्र के पास गए। तेषां मित्रम एकः मूषकः आसीत्। उनका मित्र एक चूहा था। सह जालम दंतेः अकर्तयत्। उस चूहे ने जाल को अपने दांतों से काट दिया। अन्ते सर्वे स्वतंत्रता अन्ते सर्वे स्वतंत्राः भूत्वा, अंत में सभी स्वतंत्र होकर, आजाद होकर, प्रसन्नतया, खुशी से, प्रसन्नता से, और नृत्यन, नाचे, और गायन च, और गाए। क्या गाए। एकतायाम एव सुखम विद्यते, कि एकता में ही सुख है। क्योंकि सभी पक्षियों ने मिलकर जोर लगाया। अकेला कोई पक्षी चाहता तो जाल लेकर नहीं उड़ सकता था। सभी पक्षियों ने आपस में एकजुटता को दिखाया, एकता को दिखाया, और सबों ने जोर लगाया और एक साथ जाल सहित वहां से लेकर उड़कर अपने मित्र चूहे के पास गए और चूहा ने जाल काट दिया। वे लोग जाल से मुक्त हो गए। बड़ा अच्छा गद्यांश था। देखिए अब प्रश्न को। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है, वन वर्ड आंसर। विशाल वृक्षे के वसंती स्म। विशाल वृक्ष पर कौन रहते थे। इसका उत्तर होगा खगाह, पक्षीगण। अगला प्रश्न, खगानाम मित्रम कह आसीद। पक्षियों का मित्र कौन था। इसका उत्तर होगा मूषकः। उसके बाद सुखम कुत्र विद्यते, सुख कहाँ है। इसका उत्तर होगा एकतायाम, एकता में। उसके बाद है खगाह प्रसन्नतया किम खादन्ति स्म। पक्षीगण प्रसन्नता पूर्वक क्या खा रहे थे। उत्तर होगा तंडुलान, चावलों को। अब दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। देखिए, खगाः भोजनाय कुत्र भ्रमन्ति स्म। सभी पक्षी भोजन के लिए कहाँ घूमते थे। इसका उत्तर लिखिएगा खगाः भोजनाय इतस्ततः भ्रमन्ति स्म। पक्षीगण भोजन के लिए इधर उधर भ्रमण करते थे या घूमते थे। दूसरा प्रश्न, मूषकः किम अकरोत्। चूहा ने क्या किया। इसका उत्तर होगा मूषकः जालम दंतेः अकर्तयत्। चूहा जाल को अपने दांतों से काट दिया। और इस आदर्श प्रश्न पत्र का, इस मॉडल प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, इसका टाइटल लिखना है। इसका उत्तर होगा एकतायाम एव सुखम विद्यते। गद्यांश का ही अंतिम पंक्ति है कि एकता में ही सुख है, या फिर बुद्धेः महत्ता, या मित्रतायाः महत्ता, या फिर चतुराः खगाः। इसका शीर्षक कि एकता में सुख है, या बुद्धि की महत्ता,
या मित्रता की महत्ता या चालाक पक्षी, कुछ भी लिखें। इसके अलावे भी आप कोई दूसरा शीर्षक लिख सकते हैं, लेकिन शीर्षक सटीक एवं सही होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आज की प्रस्तुति थी, यह हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में इसी कक्षा का अर्थात कक्षा 10 का सेट 3 आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।